नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण कुमार आप लोग के बीच आज 2019 का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसी का सॉल्यूशन है ये। तो ये सेक्शन कोड आप देखेंगे, सेट कोड आपका एच है। अलग अलग कोड में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो एक ही रहते हैं, लेकिन वो है कि अल्टरनेटिव रहते हैं, अलग अलग रहेंगे। जैसे किसी में पहला क्वेश्चन, ये मान ली एच में पहला क्वेश्चन है, तो वो वाला ए में अलग जगह पे मिलेगा। वो पांचवा में भी हो सकता है, चौथा में भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एक ही रहेंगे। और फिजिक्स का सब्जेक्ट कोड है 117 है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन सेक्शन में आते हैं। सेक्शन ए रहता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों की संख्या 35 होती है और आपको 28 का जवाब देना होता था 2019 में। अब है कि अलग चेंज हो गया है। बी में क्या होता था कि बी में बी में 18 बी में है लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 10 का जवाब देना होता है। सी होते हैं वो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 6 प्रश्न होते हैं जिसमें 3 का जवाब देना होता है। लघुत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स में और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो आते हैं इस क्वेश्चन का, जो 2019 का है क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल लेंस को जल में डुबाते हैं। एक उत्तल लेंस को जल में डुबाते हैं, पानी में डुबाया जाता है, तब व्यवहार करता है। यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे कितने तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो याद रखेंगे कि किसी भी लेंस का आवर्तनांक कितना होता है। तो लेंस का आवर्तनांक याद रखेंगे 1.5। लेंस बना होता है कांच का आवर्तनांक 1.5। दूसरा याद रखेंगे कि पानी का आवर्तनांक कितना होता है। पानी का आवर्तनांक 1.33 या 4/3, 4/3, या इसी 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। अब है आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो वो हमेशा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो फर्क किस पर पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा उसका क्षमता पर, लेंस की क्षमता पर। लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता घट जाएगी। कब घटेगी? जब उसको पानी में डुबाएंगे। जब उसको पानी में डुबाएंगे तो लेंस की क्षमता घट जाएगी। और लेंस की क्षमता होती है वो P बराबर होता है 1/f। जब लेंस की क्षमता घटेगी तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितने तरह से क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन है एक, लेकिन अब कितने तरह से ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकते हैं। पहला तो है कि लेंस का आवर्तनांक कितना होगा 1.5। पानी का आवर्तनांक कितना होगा 1.33। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? तो उत्तल लेंस की तरह। अब है कि उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो क्षमता पर क्या प्रभाव करेगा? लेंस की शक्ति क्या होगी? तो लेंस की शक्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेंस की शक्ति घटेगी, फोकस दूरी बढ़ेगा। लेंस की शक्ति घटेगी, फोकस दूरी बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। कह रहा है एलर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है cos फाई। शक्ति गुणांक को किससे? cos फाई बराबर होता है R/Z। R क्या होता है? प्रतिरोध। Z क्या होता है? इम्पीडेंस। Z क्या होता है? इम्पीडेंस। तो एलर परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा ये Z पर अभी मैंने बताया था इम्पीडेंस। Z बराबर होता है R² प्लस XL का होल स्क्वायर। XL को क्या लिखते हैं? XL को लिखते हैं ओमेगा L। XL को क्या लिखते हैं? ओमेगा। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि cos फाई बराबर R/Z। और यहाँ से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? R/R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर के जगह पर क्या हो सकता था? XL का स्क्वायर भी हो सकता है। और ये तो कभी होगा नहीं, ये सब कभी होगा ही नहीं, किसी भी सर्किट के लिए नहीं होगा। एक चीज और याद रखें कि अगर रेसिस्टिव सर्किट के लिए पूछे शक्ति गुणांक कितना होगा तो 0 होगा, 1 होगा। रेसिस्टिव सर्किट के लिए शक्ति गुणांक कितना होगा? 1 होगा। और इंडक्टिव सर्किट के लिए शक्ति गुणांक कितना होगा? 0। कैपेसिटिव सर्किट के लिए शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एलर के लिए आपको अभी मैंने बताया था कि एलर परिपथ के लिए हो गया। अगर यही रहेगा आरसी के लिए रहेगा, तो आरसी के लिए रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा R/√R² प्लस XC का होल स्क्वायर। XC का वैल्यू लिखते हैं 1/ओमेगा C।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने सुन लिया, बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यावर्ती धारा का, ये प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्यमान और शिखर मान, वर्ग, माध्यमान और शिखर मान, वर्ग माध्यमान को सूचित करते हैं IRMS से। किससे सूचित करेंगे? IRMS। IRMS बराबर होता है I नॉट गुना 1/√2, आई नॉट गुना 1/√2। आई नॉट क्या है? आई नॉट क्या है? ये शिखर धारा है। तो अगर आई नॉट को इधर लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा आई नॉट, ये तो आई नॉट हट जाएगा, आई नॉट हट जाएगा तो आई नॉट इन दोनों का भाग यानी अनुपात हो जाएगा 1/√2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन अगले पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा हमेशा ई क्रॉस बी के क्या होगी? समांतर होगी। चुंबकीय तरंग के संचरण, चुंबकीय तरंग का संचरण हमेशा इस तरह से होगा। ये आपका हो गया विद्युतीय क्षेत्र के लिए और ये आपका ग्राफ हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ये हमेशा सपोज दैट इस तरह से ये आपका विद्युतीय क्षेत्र के लिए है, तो जेड डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये हमेशा एक ही दिशा में प्रोपेगेट होंगे, एक ही दिशा में क्या होंगे? प्रोपेगेट होंगे। तो अब ये यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? पहला तो पूछ सकता है कि इसके संचरण की दिशा तो हमेशा ई क्रॉस बी के क्या होगी? समांतर होगी। ई और बी के बीच का कोण कितना होगा? तब वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ई और बी के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, लंबवत होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का मेन कारण होता है आवृत्ति। जैसे लाल रंग का आवृत्ति, लाल रंग का आवृत्ति सबसे ज्यादा और बैगनी रंग का आवृत्ति सबसे कम। अगर आवृत्ति न दे करके इस ऑप्शन में क्या कर दे? तरंग दैर्ध्य कर दे। क्या कर दे? तरंग दैर्ध्य। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य सही होगा। तरंग दैर्ध्य को किससे सूचित करते हैं? लैम्ब्डा से। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आवृत्ति क्या होता है? तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, किताब बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं, इसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है समानुपाती होता आर का और आर समानुपाती होता 1/T। ये होता है किसके लिए? अर्धचालक के लिए। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। ताप को बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा, प्रतिरोधकता भी क्या होगी? घटेगी। लेकिन ताप को बढ़ाने पर देख ले आर घट रहा है, रो भी घटा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। आते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को परिवर्तित करना, वोल्टेज को चेंज करना। या तो लो वोल्टेज को बदल देना हाई वोल्टेज में, या हाई वोल्टेज को बदल देना है लो वोल्टेज में। लो को हाई वोल्टेज में बदलने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। यहाँ ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है? जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। मेनली याद रखेंगे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है, तो बिना आवृत्ति के परिवर्तन किए हुए एक लेवल के वोल्टेज को दूसरे लेवल के वोल्टेज में बदल देना वही ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और प्राथमिक कुंडली में ऐसी अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में, तो द्वितीय कुंडली में N2 है, N2 ज्यादा होगा, N1 कम होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई है 245 मीटर, ये ऊंचाई दिया हुआ h। तो कह रहा अधिकतम कितना दूरी पर प्रसारण हो सकता है? तो प्रसारण के लिए d बराबर, प्रसारण के लिए याद रखेंगे, प्रसारण के लिए d बराबर फॉर्मूला होता है √2RH, 2RH। टू आर का आर हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, ये होती है 6.4 10⁻6 आई एच हो गया 245, और ये रूट में वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा आ जाएगा 56,000 मीटर आ जाएगा। 56,000 मीटर को क्या लिखेंगे? 56,000 मीटर को 56 किलोमीटर लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? बी हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो देख ले सबसे ज्यादा ठोस कौन है? तो सबसे ज्यादा ठोस कौन सा? हीरा। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा? पानी का, पानी से ज्यादा कांच का, कांच से ज्यादा लोहा का, लोहा से ज्यादा हीरा का। अगले क्वेश्चन की ओर। हीरा का उपयोग आप लोग जानते हैं ग्लास को काटने में किया जाता है, और आभूषण में भी किया जाता है हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। पानी का कितना होता है?
पानी का होता है 1.33 और कांच का कितना होता है 1.5। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैंड गेट का, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है नैंड गेट। नैंड गेट बना होता है नॉट गेट से और किससे बनाते हैं एंड गेट से। नॉट गेट और एंड गेट को मिलाते हैं तो बनता है आपका नैंड गेट बनता है। इसका बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, इसका बुलियन व्यंजक y इक्वल टू ए नॉट ए बी ए एंड बी बार, ए एंड बी बार, y इक्वल टू ए एंड बी बार, y इक्वल टू ए एंड बी बार। अगर यहाँ पर क्या रहता, अगर यहाँ पर रहता और गेट रहता, कौन सा गेट रहता, तो और गेट का बुलियन व्यंजक याद रखेंगे ए प्लस बी होगा। एंड गेट का बुलियन व्यंजक याद रखेंगे, एंड गेट का बुलियन व्यंजक याद रखेंगे ए एंड बी, ए एंड बी। एक बच गया नॉर गेट। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक कौन सा गेट, नॉर गेट। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी नॉट, ए प्लस बी नॉट, ए प्लस बी नॉट हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का हो जाएगा कौन सा, डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता लौह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, उसके बाद डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वे पदार्थ होते हैं जिसमें आकर्षण की शक्ति होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है, काफ़ी क्षीण होती है। तो इस कारण इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, स्थिर होगी, काफ़ी कम होता है, इस कारण इसका क्या हो जाएगा, स्थिर होगा। अगला कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई वोल्टेज के बीच का कोण फाई हो तो वाटहीन धारा। दो तरह का कितने कंपोनेंट होंगे, प्रत्यावर्ती धारा का दो घटक, एक घटक ये वाला घटक आपका आई साइन फाई, इसको बोलते हैं वाटहीन घटक। और आई कॉस फाई को क्या बोलते हैं, आई कॉस फाई को बोलते हैं वास्तविक घटक, रियल कंपोनेंट। और ये वाला होगा आपका हो गया वाटलेस करंट हो गया, वाटलेस कंपोनेंट हो गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब का हो जाएगा सी, आई साइन फाई होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बटा है। क्यू को हो गया कूलम, आई ए का हो गया मीटर स्क्वायर, ए का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ए का क्या हो गया मीटर, तो कूलम प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति वर्ग मीटर, कूलम प्रति वर्ग मीटर या कूलम प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शक वे दूरदर्शी होते हैं, वे टेलीस्कोप होते हैं जिसके द्वारा सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि को देखे जाते हैं, वो खगोलीय दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शक कहलाते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता हमेशा याद रखेंगे -FO बटा FE, -FO बटा FE। तो FO क्या है, यह है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, FE क्या है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि n अपवर्तनांक वाले प्रिज्म, n अपवर्तनांक तथा a प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कितना होगा। न्यूनतम विचलन को डेल m से, डेल m बराबर होता है n-1 इंटू a। n क्या है, n हो गया अपवर्तनांक, a क्या हो गया प्रिज्म कोण, a क्या हो गया प्रिज्म कोण। तो याद रखें न्यूनतम विचलन के लिए क्या होगा, न्यूनतम विचलन बनता है सपोज दैट ये आपका प्रिज्म है और यहाँ से प्रकाश इंटर की, तो इस तरह से जाएगी, उसके बाद पुनः मुड़ेगी। तो ए वाला अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधे चली जाती। अब जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कोण बनेगा, यही कोण कहलाता है आपका विचलन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। पहले तो आप देखें कि ये किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला याद रखेंगे, जो शक्ति होगा, टोटल शक्ति होगा, सम्मिलित शक्ति होगा, कंबाइंड पावर होगा, वो हमेशा P बराबर होगा P1 गुना P2 बटा P1 जोड़ P2। पहले दोनों को गुना कर दें, उसके बाद दोनों को जोड़ करके भाग कर दें। तो दोनों को गुना करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, दोनों को जब गुना करेंगे तो 60 गुना 40 अब बटा में 60 जोड़ 40, तो नीचे में आ गया 100,
100 ये दोनों कट जाएगा तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। क्या जाएगा? 24। तो 24 वाट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। लेकिन अगर श्रेणी क्रम की जगह पर क्या रहता? समांतर क्रम। समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ देंगे, P1 प्लस क्या हो जाएगा? P2। तो डायरेक्ट जो कितना हो जाएगा? 100 वाट। ये 100 वाट कब होगा? जब दोनों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 100 वोल्ट, कितना वोल्ट? यदि कह रहा है यदि 100 वोल्ट, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र क्या होती है? संधारित्र एक प्रकार का युक्ति होता है जो आवेशों को संचित करती है, आवेशों को इकट्ठा करती है, और उसमें ऊर्जा कितना है? 1 जूल है। तो इसकी धारिता निकालना है। ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर 1/2 CV², 1/2 CV²। वोल्टेज देखिए दिया हुआ 100, वोल्टेज कितना दिया हुआ? 100, और ऊर्जा का मान E का मान हो गया 1 हो गया। इसी को सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 बराबर 1/2 सी संधारित्र की धारिता, और 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का मतलब 10⁻⁴, 10⁻⁴। ये 2 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा कितना? 2, और ये इधर आ जाएगा तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। 10 क्या आ जाएगा? -4 सी हो जाएगा। तो देखेंगे 2 × 10⁻⁻⁴ किस ऑप्शन में है। और धारिता का यूनिट होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। तो 2 × 10⁻⁴ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 × 10⁻⁴ बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि एक बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है आपका, पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। इसके बाद है जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस यूज करते हैं, दोनों का, उत्तल अवतल का, और उत्तल अवतल से जो मिलकर के बनता है उसको बोलते हैं द्विफोकसी। क्या बोलेंगे? द्विफोकसी। इसको बोलते हैं द्विफोक्सी, या द्विफोक्सी को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस। और इसके बाद एक होता है अस्टिग्मेटिज्म, जिसको बोलते हैं अबिंदुकता बोलते हैं। तो अस्टिग्मेटिज्म के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर आदर्श मीटर के जगह पर वोल्ट मीटर रहता, क्या रहता? वोल्ट मीटर। तो आदर्श मीटर के जब वोल्ट मीटर आता तो वोल्ट मीटर के लिए क्या रहेगा? अनंत। मीटर के लिए क्या हो जाएगा? 0 होगा। मीटर के लिए 0, वोल्ट मीटर के लिए अनंत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन आवृत्ति n हो, आवृत्ति क्या हो? आवृत्ति n हो, तो आवृत्ति हमेशा आवृत्ति का वर्ग होता है, आवृत्ति का वर्ग होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा? समानुपाती। तो n² समानुपाती क्या हो जाएगा? BH। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर कहेगा, तो परिमित दूरी पर हमेशा बोलेगा तो ये गोलाकार तरंग कैसा होगा? गोलाकार। लेकिन परिमित नहीं बोल करके बोल दे अपरिमित, क्या बोल दे? अपरिमित बोल दे तो समतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समतल। तो यहाँ पर परिमित है, परिमित के लिए क्या हो जाएगा? गोलाकार। अपरिमित रहता तो क्या हो जाता? समतल होता। अगर ये बेलनाकार कब होगा? जब बिंदु स्रोत नहीं होकर के बेलनाकार स्रोत होगा तभी होगा। वृत्ताकार कभी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता था? डायनेमो हमेशा काम करता विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो हमेशा किस सिद्धांत पर काम करेगा? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू। ये क्या होगी? E बराबर h न्यू, और न्यू बराबर जानते हैं C/λ।
न्यू बराबर क्या होता है सी बटा लेमडा। अगर न्यू की जगह पर ये वाला रखेंगे तो ई बराबर आ जाएगा ये आपका एच सी बटा लेमडा, एच सी बटा लेमडा। देख लिया ऑप्शन सी इसका गलत, ये वो गलत है, आपका ऑप्शन बी सही है। इसका कौन सा ऑप्शन बी सही है, एच सी बटा लेमडा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होगा, तो निरक्षीय स्थिति में विभव हमेशा शून्य होगा। मैं बार बार बोल रहा था कि इसको याद करना ही नहीं, ये अपने आप याद रहता। निरक्षीय स्थिति में विभव हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर कहेगा अक्ष पर विभव कितना होगा, तो अक्ष पर विभव हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बटा आर स्क्वायर, पी बटा आर स्क्वायर। और किसी भी बिंदु पर विभव कितना होगा, तो ये हो जाएगा किसी भी बिंदु पर विभव होगा। और एक बिंदु आवेश के कारण विभव, ये हो गया एक बिंदु आवेश के कारण विभव, ये हो गया किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव, ये हो गया अक्ष पर विभव, ये हो गया जीरो निरक्षीय पर। तो यहाँ पर क्या करा, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लस 10 माइक्रोकुलम तथा -10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु आवेश को परस्पर वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी। स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला याद है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, Q1 Q2 बटा R। Q1 का मान रखेंगे 10 गुना 10 पे पावर -6, इसको रखेंगे -10 गुना 10 के पावर -6। R का मान रखेंगे 40 सेंटीमीटर और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2.25 जूल, -2.25 जूल। क्या करना है, इसका वैल्यू रखना है। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 9 गुना 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9। Q1 का मान कितना रखेंगे, 10 गुना 10 के पावर -6। Q2 का मान -10 गुना 10 के पावर -6। R का मान कितना, 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 40 गुना 10 के पावर -2 रखेंगे और सोल्व करेंगे तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, -2.25 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होगा, जूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर यही कहेगा ध्रुव छोड़ करके विषुवत रेखा बोल देगा तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री और ध्रुव पर 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण एम है, तो बल आघूर्ण का मान कितना होगा। बल आघूर्ण, ये चुंबक के लिए, तो चुंबक के लिए बल आघूर्ण का मान होता टाउ बराबर m क्रॉस बी, टाउ बराबर m क्रॉस बी। ये चुंबक के लिए है, किसके लिए, चुंबक के लिए। लेकिन अगर यही रहता विद्युतीय क्षेत्र के लिए रहता तो टाउ बराबर आप लोग जानते हैं P क्रॉस ई, टाउ बराबर P क्रॉस ई, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P क्रॉस ई। ये चुंबक के लिए m क्रॉस बी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, टाउ बराबर m क्रॉस बी, ये ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रारंभिक का कितना हो जाता है, आधा। प्रारंभिक का आधा होना ये अर्ध आयु कहलाएगा। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक से आधी होती है, उसे वो क्या कहलाता है, वो अर्ध आयु कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29 है कि विद्युतीय परिपथ की शक्ति व्यय शक्ति हो हमेशा क्या हो जाएगा, V² बटा। शक्ति का 3 फार्मूला, पहला फार्मूला याद रखेंगे, पहला यह लिखा भी है V² बटा R, दूसरा I² R और तीसरा होता है VI। क्या होगा, VI। तो इस ऑप्शन में देख ले, ऑप्शन से मिला लेंगे, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा। इसके लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो एम्पलीट्यूड के लिए, किसके लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कितना होगा,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कितना होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो या फेज मॉड्यूलेशन हो या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, हमेशा जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच होगा, 0 और 1 के बीच होगा। तो 0 और 1 के बीच ऑप्शन कौन सा, बी है, ऑप्शन कौन सा, बी होगा, 0 और 1 के बीच होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा दो लेंस जिसकी क्षमता दी हुई है, एक की क्षमता है -15 डायोप्टर, दूसरे का है +5 डायोप्टर, और संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजित की फोकस दूरी होगी। एक दो लेंस की क्षमता -15 डायोप्टर, दूसरे का है +5 डायोप्टर। कह रहा दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को कांटेक्ट में कर रहे हैं, दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो उसकी क्षमता क्या होगी। लेंस की क्षमता हमेशा यहाँ पर लेंस की क्षमता पहले निकालेंगे, तो P बराबर हो जाएगा P1 + P2, P बराबर P1 + P2, P1 का मान हो गया -15 और P2 का मान हो गया 5। तो ये सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -10 ये आया है आपका -10 डायोप्टर आया, ये P आया है, और P बराबर होता है 1/F, P बराबर होता है 1/F। हमको निकालना फोकस दूरी, तो F को यहाँ लाइए और P को यहाँ लाइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से F बराबर 1/P, 1/P, तो 1/ अभी P का मान आया था -10, ये है आपका मीटर में, इसको बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में। 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10, ये माइनस में, तो -10 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये पहले आप लोग जाने, एक फार्मूला होता है Q बराबर ±NE, Q बराबर ±NE, और एक आप लोग जानते हैं Q बराबर I/T, Q बराबर I/T। दोनों का लेफ्ट साइड देखें तो इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसी से सोल्व कर लेना है। अभी मैंने क्या लिखा था, I/T बराबर क्या मैंने बताया, NE। अगर N का मान निकालेंगे तो IT/E हो जाएगा। I का मान कितना, 1 एम्पियर, T प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, E का मान कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो रखेंगे, जब सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमेशा आ जाएगा 6.25 10⁻18 आएगा, 6.25 10⁻18 आ जाएगा, 6.25 10⁻18 आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग याद रखें कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 10⁻18 कितना होगा, 18 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स, तो यही तो गॉस का प्रमेय है। तो गॉस का प्रमेय से आप लोग पढ़े हो कि किसी बंद सतह से, तो यहाँ बंद सतह क्या है आपका, किसी गोलीय पृष्ठ, तो गोला है आपका बंद है, तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं या किसी बंद सतह से निकलने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होगा वो परिबद्ध आवेश का 1/ε0 होगा। तो फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, तो Q/ε, या इसी को लिखते हैं Q गुना 1/ε0, ε0 होगा, तो यहाँ पर Q × 1/ε0 होगा, तो या Q/ε0, तो Q/ε0 ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। अगला कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर, अब विभवांतर को कांस्टेंट रखना है, विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दे, प्रतिरोध को क्या कर दे, आधा कर दे, तो उष्मा का मान क्या होगा, उष्मा का मान क्या होगा, तो उष्मा का मान क्या होगा, तो उष्मा का मान के लिए आप ध्यान से देखो, उष्मा का मान से H बराबर होता है, H बराबर V² बटा R इंटू टी, V² बटा R इंटू टी। अगर कह रहा कि प्रतिरोध को आधा कर दें, प्रतिरोध को आधा कर, इसको कांस्टेंट रखना है, प्रतिरोध को आधा कर दें, ये आधा करेंगे तो ऊपर जाएगा तो
दुगुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आप हाँ, तो क्या हो जाएगा इस ऑप्शन का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि सूर्य के स्पेक्ट्रम होते हैं, तो सूर्य के स्पेक्ट्रम हमेशा सतत होते हैं, रेखीय होते हैं, रेखीय नहीं सतत होते हैं। कैसा होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, सतत होंगे। कैसे होंगे, सतत होंगे। तो ये था आप लोग के बीच में 2019 का सॉल्यूशन था। आप लोग है कि इस क्वेश्चन को बारीकी से अपने कॉपी पर लिखें और याद रखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में रिपीट होते हैं, बोर्ड में आपको रिपीट होते हैं। तो ये आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे बार बार वीडियो को देख करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखें और समझें, और इससे और कितने तरह से क्वेश्चन हो सकता है वो मैंने सारा करवा दिया है। तब तक के लिए हम लोग पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।